वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी डिफरेंट है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी है। जिन ऑपरेशंस के थ्रू आप स्केलर क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, उन्हीं ऑपरेशन से वेक्टर क्वांटिटीज के साथ आप काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप दो स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो वही एडिशन है जो अब तक आपने किया है। आप 5 किलो चीनी लेने गए, बीच में मम्मी का फोन आ गया, नहीं 5 किलो कम रह जाएगी, 2 किलो और लिया, 7 किलो। 5 किलो तोल चुका था, आपने कहा 2 किलो 7 किलो चाहिए, उसने 2 किलो उसमें और डाल दी, सिंपली एडिशन हो गया। लेकिन आप मौसी के घर के लिए निकले हुए हैं, 5 किलोमीटर दूर जा चुके, तभी मम्मी का फोन आया, अरे बेटा देख वो वाली मौसी तो आज घर पे नहीं है, तू उनको दिया, दूसरे वाले को दिया। वहां से 2 किलोमीटर दूर थी, आपको डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। अब जरूरी नहीं कि आप 7 किलोमीटर चले, हो सकता है 2 किलोमीटर वापस आना पड़ा, हो सकता है 2 किलोमीटर साथ साइड में कहीं जाना पड़े। अब टोटल डिस्टेंस तो 7 हो सकता है, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट 7 नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटीज के साथ हम कैसे एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये हमें अलग से सीखना पड़ेगा। वेक्टर क्वांटिटीज में एलजेब्रिक ऑपरेशंस नहीं चलेंगे। जो अब तक आप ऐड करते आए हैं, सब्ट्रैक्ट करते आए हैं, वो सब एलजेब्रिक ऑपरेशंस है। एलजेब्रिक, जिन्हें आप जोड़ना कहते हैं, 7 और 5 और 7, 5 और 2 7 हो गए, ये एलजेब्रिक एडिशन है। लेकिन एक वेक्टर 5 यूनिट, दूसरा वेक्टर 2 यूनिट, जरूरी नहीं कि वो साथ ही हो। वो 5 से भी कम हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या है दोनों एक दूसरे के साथ। सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और वेक्टर्स में भी 2 वेक्टर्स। पहले हम 2 वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे कि अगर 2 वेक्टर्स से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना पड़े तो क्या करना है। पहले 2 वेक्टर्स को ऐड करना शुरू करेंगे, ठीक है। और इस एडिशन के लॉ हैं, 2 लॉ हैं, हालांकि दोनों एक ही है लेकिन नाम से थोड़ा सा डिफरेंट है, डायग्राम बनाने में थोड़े से डिफरेंट है दोनों वैसे एक ही, बेसिकली दोनों एक ही है। इसे हम कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं इसे हम? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। लिखेंगे बाद में, पहले से हम समझेंगे पूरा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और फिर मैं वही बात दोहराऊंगा अपनी घिसी पिटी, कि ये सारी चीजें सिर्फ लेसन में यहां नहीं छूट जानी है, आगे बार बार इनका यूज करना पड़ेगा हमें पूरी फिजिक्स में। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? सिंपल सी बात है, आपको 2 वेक्टर्स गिवन है। अच्छा, इसमें एक वेक्टर, एक एक बात हम थोड़ी सी हम पहले डिस्कस कर लें कि किसी भी वेक्टर को, आपके पास एक सुविधा, एक प्रिविलेज है कि आप किसी भी वेक्टर को उसकी जगह से उठाकर कहीं दूसरी जगह ले जा सकते हैं। शर्त क्या है? कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो और डायरेक्शन चेंज नहीं हो। आप किसी भी वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं, उसकी जगह से हटा सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार कहीं नई जगह ले जा सकते हैं। शर्त यह है कि आपकी डायरेक्शन में चेंज ना हो कोई भी, और मैग्नीट्यूड में चेंज ना, वेक्टर में चेंज नहीं होना चाहिए। वेक्टर को चेंज किए बिना आपके पास ये सुविधा है कि आप वेक्टर कहीं भी खिसकाकर ले जा सकते हैं जहां आपको रिक्वायरमेंट पड़ता है, ठीक है। लिखने की तो बात ये नहीं है ना। 2 वेक्टर्स आपको गिवन है, वेक्टर ए आपको गिवन है, वेक्टर बी आपको गिवन है, और इनके बीच में एंगल थीटा। जरूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर को इनिशियल ही हो, जरूरी नहीं कि ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो।
दो वेक्टर ये जरूरी नहीं कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको ये वेक्टर ए गिवन है और यहाँ ये वेक्टर बी आपको गिवन है। जरूरी नहीं कि इनके बीच में इनका कोई इनिशियल ही हो। बस ये बात जरूर है कि जब आप इन्हें एक्सटेंड करेंगे, तो इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। कहीं भी हो सकते हैं ये। अब इन दो वेक्टर्स को हमने ऐड करना है, दो वेक्टर्स को ऐड करना है। पहले हम सीख रहे हैं क्या, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर्स को ट्राइंगल लॉ से हम कैसे ऐड करेंगे। सिंपल सी बात है, लॉ के नाम में ही आ रहा ट्राइंगल। तो आपने क्या काम करना है, देखिए ध्यान से, आपने पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है ओपी। ओपी आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे ड्रॉ करनी है कि इस ओपी की लेंथ एग्जैक्टली वही रहे जो आपके ए वेक्टर की लेंथ है, और इस ओपी की डायरेक्शन भी वही रहे जो आपका ए वेक्टर की डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ, हम यहाँ इस लाइन को दो तरह से लिख सकते हैं। देखो, आप इसे लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये ओपी वेक्टर है। क्या वेक्टर है ये, ओपी वेक्टर है। और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, टंग ट्विस्टर्स। तो आप सब जानते हैं ना टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं, जो बोलने में मुश्किल लगते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बोलने में, सुनने में, उसे रिपीट करने में बड़ी मुश्किल सी लगती है, स्पेसिफिक वेक्टर में। एक ही सेंटेंस में मैं 4-5 बार वेक्टर वर्ड बोल दूंगा तो कंफ्यूज हो रहा है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। ओपी वेक्टर रिप्रेजेंट्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ए वेक्टर। ओपी वेक्टर रिप्रेजेंट्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किसे, ए वेक्टर। ओपी वेक्टर रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, किसे, ए वेक्टर को। ओपी वेक्टर रिप्रेजेंट्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ए वेक्टर। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ओपी वेक्टर रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर है बात यहाँ। तो आपने एक ओपी वेक्टर बनाया विच रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। अब आपने ओपी को आगे एक्सटेंड कर लिया डॉटेड। उसके बाद आपने पी ओपी वेक्टर यानी ए वेक्टर के हेड से बनाया कौन, बी वेक्टर। मतलब आपने क्या करा, ये ओपी वेक्टर है आपका, ये बी वेक्टर है। इस बी वेक्टर को आप उठा करके खिसका के लेके चले गए कहां, बी वेक्टर के हेड पर। ये आपका ए वेक्टर था, बी वेक्टर यहां था, आपने इस बी वेक्टर को खिसकाया और कहां लेकर चले गए, ए वेक्टर के हेड पर लेकर चले गए। आप इच्छा अनुसार खिसका सकते हैं। तो ओ पी वेक्टर से आपने पी से बना दिया कौन, एक और लाइन बनाई ओ पी क्यू। कौन सी लाइन बनाई, ये लाइन आपने बनाई पी क्यू। तो अब आपका जो पी क्यू वेक्टर है, पी क्यू वेक्टर रिप्रेजेंट्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, किसे रिप्रेजेंट करता है, बी वेक्टर। तो हम यहां लिखेंगे इसको, इट इज बी वेक्टर। दोनों ही बातें अपने आप में सही है। ये ओपी वेक्टर भी है और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। कितने एंगल पर है दोनों के दोनों, थीटा एंगल पर है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ओपी वेक्टर, ए वेक्टर आ गया, फिर बी वेक्टर, ओ से क्यू तक पहुंचे, यानी कि एक वेक्टर की टेल से बी वेक्टर के हेड तक अगर आप पहुंचे तो ओ से पी, पी से क्यू, है ना, ओ से पी, पी से क्यू। अगर मान लो एक आध चीज और होती तो फिर यहां पर आगे बढ़ जाते हम। देखना जरा, अगर मैं यूं चलने लगूं यहां से तो मैं किस डायरेक्शन में चल रहा हूं, अगर मैं यहां से ऐसे चलने लगूं तो किस डायरेक्शन में चल रहा हूं मैं, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, ऐसे चलने को एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में, और इधर घूमने को बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो यहां से एक एरो बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना इस एरो को, क्योंकि इस एरो को फिर वर्ड्स में रिप्रेजेंट करेंगे हम। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये मैंने यहां बनाया, हालांकि डायग्राम मेरा कंजेस्टेड हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, ये मैंने एक बना लिया ऐसे एरो।
हालांकि इसका वेक्टर डायग्राम से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट है। यहां आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है, बनाया है, ड्रॉ किया है। किस ऑर्डर में ड्रॉ किया है? ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में ड्रॉ किया है। ऑर्डर, इन दोनों के ड्रॉ करने का ऑर्डर कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, थोड़ी सी आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी और कुछ अलग सी बात क्या है, देखिए ध्यान से, कि अगर आपके पास यही दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर है और यहां आपका ये बी वेक्टर है, दोनों एंगल पर, कितने एंगल पर कर रहे हैं? थीटा पर, करेक्ट। दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन तो ये है आपके पास कि आप पहले ए वेक्टर ड्रॉ करें, फिर उसके बाद बी वेक्टर ड्रॉ करें ए वेक्टर के हेड से। ए वेक्टर के हेड और बी वेक्टर की टेल आपस में मिल रही है, या इस एडिशन को करने के लिए आपके पास एक और ऑप्शन है, क्या? कि पहले आप बी वेक्टर ड्रॉ कर लें, ओ पी किससे रिप्रेजेंट कर रहा है अब? बी वेक्टर को। शर्त यह है कि बी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज ना हो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। मतलब ओपी का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, ओपी की डायरेक्शन और बी वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहां आप इसे ड्रॉ करें और फिर यहां से क्या करें, बिल्कुल ए वेक्टर के पैरेलल, बस सिंपली बात है, इस ए वेक्टर को यहां से उठाया और खिसका के कहां ले गए? पी, पी पॉइंट पर ले गए बी वेक्टर के हेड पर। तो अब ये आपका हो गया ओ क्यू। दिस ओ क्यू रिप्रेजेंट्स नाउ ए वेक्टर। ठीक है, जरा देखें तो सही, आप ओ से पी पर गए, पी से क्यू पर गए, तो कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हो आप? अब आप कैसे घूम रहे हैं? क्लॉकवाइज। फिर से एक एरो बना रहा हूं, ये मैंने एरो बनाया, और ये कौन सा ऑर्डर है? दिस इज क्लॉकवाइज। मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में ड्रॉ कर लें या आप क्लॉकवाइज ऑर्डर में ड्रॉ कर लें। दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा, मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा, डायरेक्शन भी सेम आएगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हुई? अब आपने ये एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ किए, एंटी क्लॉकवाइज आपने ड्रॉ किए, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने क्या करना है? अब आपने वेक्टर ए वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर देना है बी वेक्टर के हेड से। ओ से क्यू को ज्वाइन कर दिया आपने, ये क्या, कौन सा वेक्टर कहलाएगा? ओ क्यू। ध्यान से देखिएगा, एक बात और है कि इसे आपने ओ क्यू ही कहना है। अगर आपने क्यू ओ कह दिया तो इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट ले लिया आपने। और अब जो भी बना है ये ओ क्यू, जो भी बना है, जिस डायरेक्शन में भी बना है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लेकिन अगर आप देखें ध्यान से, तो इस ओ को आपने कैसे ड्रॉ किया है? इस ओ को आपने ड्रॉ किया है कैसा? क्लॉकवाइज। इस डायग्राम पर आते हैं, आगे बढ़ने से पहले पीछे यहां आते हैं। ओपी वेक्टर आपने बनाया था विच रिप्रेजेंट्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बी वेक्टर। PQ वेक्टर आपने बनाया था विच रिप्रेजेंट्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ए वेक्टर। अब सिंपल सी बात है कि आपने वही फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वाले वेक्टर के हेड से आपने ज्वाइन कर देना है। अब फिर से ये रिप्रेजेंट करता है क्या? रिजल्टेंट वेक्टर। किस किस का रिजल्टेंट? एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लेकिन जरा देखें तो ध्यान से, अगर आप इसे आगे कंटिन्यू करते तो कैसे चलते आप? ये आपने क्या बनाया है? एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखिएगा, अगर आपने अपने दोनों गिवन वेक्टर्स क्लॉकवाइज ड्रॉ किए हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका बना है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सॉरी। अगर आपने गिवन वेक्टर्स एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ किए हैं तो आपका रिजल्टेंट ड्रॉ हुआ है क्लॉकवाइज। अगर आपने गिवन वेक्टर क्लॉकवाइज ड्रॉ किए हैं तो आपका रिजल्टेंट कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। समझे? अब इस एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इनको हम ना कहें, आपने गिवन वेक्टर लिए इन वन ऑर्डर, इन वन ऑर्डर, वो ऑर्डर चाहे आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया या क्लॉकवाइज, तो आपका रिजल्टेंट क्या बना, अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, दो वेक्टर गिवन वेक्टर आपने एक ऑर्डर में लिए, वो ऑर्डर भले ही आपका क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो रिजल्टेंट क्या मिला है आपका, रिजल्टेंट क्या मिला है आपको, अपोजिट ऑर्डर में मिला है। आपने दो गिवन वेक्टर्स को लिया क्लॉकवाइज तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिला एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपने दोनों गिवन वेक्टर्स को ले लिया एंटी क्लॉकवाइज तो आपको रिजल्ट इसका अपोजिट मिल रहा है। तो अब देखिए इसे वर्ड्स में क्या कहा जाएगा। अच्छा देखिए ध्यान से, दोनों ही केस में क्या हुआ, दोनों ही केस में आपके गिवन वेक्टर्स और रिजल्टेंट वेक्टर ने मिलकर ट्रायंगल बना दिया। गिवन वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर ने मिलकर क्या बना दिया, ट्रायंगल बना दिया। तो यहीं से इसका नाम निकल कर आया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। If two vectors are represented in magnitude and direction by adjacent sides of triangle taken in one order, जैसे समझिए, if two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in one order, then the third side of triangle taken in opposite order represents in magnitude and direction the resultant of given vector. यहां आपने क्लॉकवाइज लिया तो मिला एंटी क्लॉकवाइज लिया था तो मिला क्लॉकवाइज, यहां आपने क्लॉकवाइज लिए दोनों वेक्टर्स तो मिला आपको एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट ऑर्डर में मिल रहा है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वर्ड ना बोल करके हम क्या लिखेंगे, if two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in one order, the third side of triangle taken in opposite order represents in magnitude and direction the resultant vector of given vector. If two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of triangle taken in one order, the third side taken in opposite order represents in magnitude and direction the resultant vector of given vector. अगर दो गिवन वेक्टर्स को आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल से एक ऑर्डर में लेते हुए, तो तीसरी साइड को अपोजिट ऑर्डर में लेते हुए रिप्रेजेंट हो जाएगा रिजल्टेंट किस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में, रिजल्टेंट किसका, रिजल्टेंट गिवन वेक्टर्स का। फिर से सुनिए, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन वन ऑर्डर, द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर रिप्रेजेंट्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर्स। अब ये तो बात पता चल गई कि आर OP vector is the resultant of AP vector and PQ vector. OP vector is the sum of OP vector, OQ vector is the sum of OP vector and PQ vector. या हम कहें कि OP को आपने R नाम दे दिया तो R vector is the sum of A vector and B vector. लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि ये है कितना और किस डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड क्या है इस R वेक्टर का और ये किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसके लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपने Q पॉइंट से
Q पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आपने Q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां तक, जो आपने OP प्रोड्यूस किया था आगे, और इस परपेंडिकुलर का नाम मैं यहां लिख रहा हूं N। OQ इज द परपेंडिकुलर टू OP प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड। OP पे तो नहीं आ रहा है, लेकिन जो आपने OP को आगे बढ़ाई है, OP प्रोड्यूस फॉरवर्ड, वहां आ रहा है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? रिजल्टेंट वेक्टर R वेक्टर ने A वेक्टर के साथ बनाया एंगल अल्फा। तो एक्चुअली हमें अब OQ का मैग्नीट्यूड चाहिए और एंगल चाहिए कितना है, राइट? क्लियर है इतनी बात? सिंपल सी बात करते हैं, बहुत सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। सिंपल मैथमेटिक्स से हम O, पहले आप ट्राइंगल कंसीडर कीजिए PNQ, कंसीडर ट्राइंगल PNQ ट्राइंगल आपने कंसीडर किया। इस ट्राइंगल में एक बार cos थीटा लगा रहा हूं मैं, एक बार sin थीटा लगा रहा हूं मैं। ठीक है, तो sin थीटा सिंपल सी बात है, क्या है, sin थीटा होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। जो भी आप एंगल ले रहे हो उसके सामने वाला साइड अपोजिट साइड कौन सी यहाँ पर, QN, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका PQ। इसे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला QN इज इक्वल टू व्हाट, PQ साइन थीटा। और PQ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखना बताना, PQ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, PQ की लंबाई, दिस इज द लेंथ ऑफ PQ। PQ की लंबाई किसे रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ B, मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो अब आप इसे क्या लिखेंगे, B साइन थीटा। ये बात समझ आई कि PQ को B कैसे लिख दिया, PQ है लेंथ ऑफ ए लाइन, और ये लेंथ ऑफ ए लाइन, लेंथ ऑफ PQ लाइन किसे रिप्रेजेंट कर रही, मैग्नीट्यूड ऑफ। और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, सिंपली B से लिखेंगे, या फिर इस B के ऊपर वेक्टर बना करके से मॉडुलस में लूं, तो सिंपली B लिख देते हैं। ठीक है, अब cos थीटा लीजिए, तो cos थीटा आपका क्या बनता है, यहीं से cos थीटा, फिर जो आप कहेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो नहीं होता। cos थीटा इज एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड क्या है, PN अपॉन PQ। और यहां से आपका ये कॉम्बिनेशन क्या बना, यहां से आपका बना PQ इक्वल्स व्हाट, नहीं सॉरी, PN इक्वल्स PQ cos थीटा, और PN इक्वल्स क्या बन जाएगा, B cos थीटा, है ना। अब ये दो आपके पास रिलेशन आ गए, एक तो रिलेशन आ गया ये QN, इट इज QN इन टर्म्स ऑफ B, इट इज PN इन टर्म्स ऑफ B। No, not B cos theta. This is QN in terms of B. This is PN in terms of B. थीटा, और ये तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना ये तो। अब आ जाए, देखिए आपको फाइंड करना हो क्यू, तो आप कंसीडर करें ट्राइंगल पूरा, राइट ट्राइंगल ONQ। ONQ इज ए राइट ट्राइंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लें हम, क्या बनेगा बोलिए, OQ स्क्वायर, देखो ये रहा OQ स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है, इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर, QN स्क्वायर, ON स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर। OQ स्क्वायर तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये तो हम फाइंड करना चाहते हैं, है ना। ON आपके पास है, देखना जरा ध्यान से, ON क्या है, नहीं ON है आपके पास, ON को आपने सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा OP प्लस PN, क्योंकि पूरा n तो हमारे पास ना A की टर्म्स में है ना B की टर्म्स में है ही नहीं, तो ON को सब्स्टिट्यूट ब्रेक करना पड़ेगा OP प्लस PN। तो आपने इसे क्या लिखा, देखिए इसे लिखा OP प्लस PN होल स्क्वायर, और QN है आपके पास, तो मैं फिलहाल इसमें ऐसे ही छोड़ रहा हूं। अब इस लाइन में हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। OQ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द लेंथ ऑफ OQ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। OQ की लंबाई रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो OQ की जगह क्या लिखा, R स्क्वायर। OP क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ OP की लंबाई रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। तो OP को आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, OP को आपने सब्स्टिट्यूट करना है
ए प्लस पीएन, पीएन ये आपने फाइंड कर ही लिया, क्या है पीएन, बी कॉस थीटा, तो पीएन को मैंने क्या लिखा, बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, क्यूएन, क्यूएन ये आपने पहले ही फाइंड कर लिया, कितना है ये, बी साइन थीटा होल स्क्वायर। ओके, अब आपके पास क्या बचा, आर स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर, देखो जरा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1। तो यहां हमें मैथमेटिक्स की सारी डिटेल्स नहीं लिखनी होती, बस सिंपली ये लिख दिया हमने, या ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पर एक लाइन में लिख के दिखा दो, क्या क्या लिख के दिखा दो, आपने दोनों में से कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा बोलो जी, और इधर क्या बचा 2ab कॉस थीटा ये वाला, करेक्ट, ये आपका पूरा 1 बन गया। तो अब आपके पास क्या बचा, आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और अब आपके पास, अच्छा मैं इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर कर दूं क्या, ए प्लस बी, ये तो होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कर दें इसे ए प्लस बी होल स्क्वायर, हम इसे क्या कर दें, ए प्लस बी होल स्क्वायर कॉस थीटा लगा देंगे फिर, है नहीं, क्यों, अरे कॉस थीटा है तो सही लगा हुआ, मैं इसे क्या करूं, मैं इसे ऐसा कर दूं ना, ये देखो देखो ध्यान से समझो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो ए इतना तो क्या बन गया, ए इतना बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर और कॉस थीटा, कोई दिक्कत थोड़ी ना, नहीं नहीं है दिक्कत है, क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है आपको, अरे तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं बन सकता, तो r इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आपका बन गया, क्या चीज बन गया, मैग्नीट्यूड बन गया, ये आपका क्या बन गया, ये मैग्नीट्यूड आ गया है। आर कितना है ये पता लगा आपका, आर कितना है, तो ध्यान से देखें, आर इस बात पर तो डिपेंड कर ही रहा है कि ए और बी के मैग्नीट्यूड क्या है, लेकिन साथ में इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है कि दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा पर भी डिपेंडेंट है क्योंकि यह कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है। अब हम इसमें से 3 स्पेशल कंडीशंस निकाल के लेते हैं, क्या कंडीशन, व्हेन ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके पैरेलल हो, मतलब ए वेक्टर भी यही गिवन है और बी वेक्टर भी यही गिवन है, चलो डायरेक्शन बना देता हूँ ना, यहाँ बना देते हैं हम इसे, ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर कब होंगे ये, जब आपका ये ए वेक्टर गिवन है आपको और बी वेक्टर भी यही गिवन है, ये रहा इसी के ऊपर बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो अब थीटा की वैल्यू कितनी बनी बताओ, थीटा की वैल्यू 0 हो गई, ये बी वेक्टर ये ए वेक्टर दोनों के बीच में कितना एंगल है, 0 है, तो फिर कितना, यहाँ cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, अगर थीटा 0 है तो cos 0 कितना हो जाएगा बोलो, 1 हो जाएगा, तो अब तो बन गया ये ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना, तब आपका आर की वैल्यू होगी, आर की जो भी वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, कितनी होगी, ए प्लस बी की, आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी कब, जब दोनों ही वेक्टर जिन्हें आप ऐड कर रहे हैं एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या आती है, अगली कंडीशन क्या लेते हैं, अगली कंडीशन, इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, मतलब आपको ऐसे गिवन है, ये ए वेक्टर गिवन है और ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट राइट एंगल पर गिवन है बी वेक्टर, तो इस केस में आपका थीटा बन गया 90 डिग्री और कॉस थीटा मतलब कॉस 90 जो जिसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो अब आपके पास आर की वैल्यू बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे हम बाहर नहीं निकाल सकते, बीच में प्लस आ रहा है, ये आर की वैल्यू आपकी मैक्सिमम से कम है,
मिनिमम से ज्यादा है, तो मिनिमम कब आएगी? देखिए मिनिमम थर्ड केस में आएगी। थर्ड केस में मिनिमम क्या आएगी? इफ ए वेक्टर है आपका क्या? एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर एंटी पैरेलल है बी वेक्टर के, मतलब क्या है? ये आपको गिवन है ए वेक्टर और बी वेक्टर यहां गिवन है, दिस इज बी वेक्टर। या ऐसा भी हो सकता है कि ए वेक्टर आपका ये गिवन है और बी वेक्टर इसी के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में बी वेक्टर। तो इन दोनों ही केसेस में आपका थीटा कितना है? थीटा है 180 डिग्री। और कॉस थीटा कितना बना? कॉस 180 मतलब कितना हो गया? -1। तो अब आपके पास क्या कंडीशन बनेगी? अब आपके पास r इज इक्वल टू होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और फिर इसको भी होल स्क्वायर में हम बना सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका a माइनस बी और b माइनस ए, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर भी यही है और b माइनस ए का होल स्क्वायर भी यही है। तो या तो a माइनस बी होगा r की वैल्यू ये, लेकिन ये क्या, ये इस टाइम r की वैल्यू क्या होगी? ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। तो r छोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ जब आप रिजल्टेंट बनाओगे तो रिजल्टेंट कहाँ बनेगा आपका? ये बनेगा रिजल्टेंट। जो रिजल्टेंट आपका a से भी कम है, हो सकता है b से भी कम हो, डिपेंड करता है तो b की और a की क्या वैल्यूज है, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ रिजल्टेंट अब कम हो गया। क्लियर है बात? ये तो आई मैग्नीट्यूड की बात। अब रह गई इसकी डायरेक्शन। क्या रह गई इसकी? इसकी डायरेक्शन रह गई। डायरेक्शन का मतलब होता है ये अल्फा फाइंड करना। डायरेक्शन का मीनिंग क्या है? अल्फा फाइंड करना। ये अल्फा है यहाँ ए वेक्टर के साथ बना हुआ एंगल, किसका? रिजल्टेंट वेक्टर का। ऐसा भी हो सकता है कि आप ये एंगल फाइंड कर लो, तो फिर वो कौन सा एंगल होगा? रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल किसके साथ बना हुआ? बी वेक्टर। अक्सर हम फर्स्ट जो भी बनाया है, चाहे वो ए वेक्टर बनाया हो या बी वेक्टर बनाया हो, जो आपने पहला वेक्टर बनाया है, इस पहले वेक्टर के साथ रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल हम फाइंड करते हैं, यही एंगल कहलाता है डायरेक्शन। लेकिन जरूरी नहीं है, कई बार आपको ऐसा भी चांस पड़ सकता है कि आपको सेकंड वेक्टर के साथ रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल फाइंड करना पड़े, पर प्रोसेस दोनों का एक ही है। तो अल्फा कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सी बात है, ट्राइंगल लीजिए क्यू एन ओ, राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल में tan थीटा, tan अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो tan अल्फा को क्या लिखूंगा मैं? क्यू एन बाय ओ एन। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फॉर डायरेक्शन tan अल्फा इक्वल्स क्या क्या है? tan अल्फा क्या है? क्या है बोलो? क्यू एन अपॉन ओ एन। क्यू एन अपॉन व्हाट? ओ एन। क्यू एन तो क्यू एन है ही, लेकिन ओ एन को आपने तोड़ना पड़ेगा। ओ एन को तोड़ना पड़ेगा किसमें? ओपी प्लस पी एन। तो ये बन गया आपका ओपी प्लस पी एन। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप। tan अल्फा इक्वल्स क्यू एन, क्यू एन ये आपने फाइंड कर रखा है, कितना है? बी साइन थीटा। तो ये आपका बन जाएगा क्या बोलिए? बी साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय ओपी। ओपी क्या है? ओपी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और पी एन ये आपने फाइंड कर रहा बी कॉस थीटा। तो ये आपका बना ए प्लस बी कॉस थीटा। और फिर एंगल कैसे होगा? वो सिंपल सी बात है, एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स, किसका इनवर्स? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब यहां भी तीन कंडीशन ले लेते हैं। क्या पहली कंडीशन आपकी क्या है? इफ ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर, तो फिर यहां से आपका थीटा 0 निकल कर आएगा, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, और कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 0 नहीं, साइन थीटा की वैल्यू तो 0 हो जाएगी और कॉस थीटा की वैल्यू 1। अब यहां देखो, अगर आप ऊपर 0 ले लेते हैं तो सब कुछ 0 हो जाएगा फिर तो, जब साइन थीटा। तो फिर आपका अल्फा क्या बना? अल्फा इज इक्वल टू 0 बन गया। मतलब आर वेक्टर पैरेलल टू किसके निकल कर आएगा? ए वेक्टर के। आर वेक्टर ए वेक्टर के पैरेलल निकल कर आएगा, किस केस में? यहाँ।
तो आपका आर वेक्टर फिर इसी के डायरेक्शन में आएगा, ए वेक्टर की डायरेक्शन में। नहीं दिख रहा? यहाँ आर वेक्टर भी कहाँ आएगा आपका, ए वेक्टर और बी वेक्टर के ऊपर ही आएगा। सेकंड कंडीशन इसकी क्या है? सेकंड कंडीशन इसकी है क्या, कि इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, तो यहां से थीटा कितना है 90, और इस बार आपका अब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और कॉस थीटा की वैल्यू 0। तो कॉस थीटा वैल्यू 0 होती है, ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो अब आपका अल्फा क्या बनेगा, अल्फा बनेगा tan इनवर्स b बाय ए। मतलब अब अल्फा की वैल्यू b और a के मैग्नीट्यूड्स पर डिपेंड करेगी, कौन कितना बड़ा है। ये 90 से ज्यादा होगा, 90 से कम होगा, 0 से ज्यादा। थर्ड कंडीशन क्या आई? थर्ड कंडीशन आई आपकी क्या, ए वेक्टर एंटी पैरेलल बी वेक्टर। तो अब आपका थीटा कितना बना, बताइए? थीटा बना 180, तो अब साइन साइन थीटा कितना बनेगा, बोलो? साइन 180 की वैल्यू 0, और कॉस 180 की वैल्यू, नहीं, साइन 180 की वैल्यू 0, कॉस 180 की वैल्यू बोलिए -1। तो अब अल्फा आपका कितना बन जाएगा, अब भी आपका अल्फा की वैल्यू 0 आएगी, 0 आएगी या आएगी आपकी 180 डिग्री। ठीक है।